साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस 15 मिनट की शो में। आप सबको पता है कि 15 मिनट का शो हमारा रेगुलर चलता है, शाम में अपलोड हो जाता है और आप लोगों को इस हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी फायदा भी कर रहा है। तो आपको ये सेशन कैसा लगता है? 15 मिनट की शो लगातार आप कमेंट करके बताइएगा और जितना भी प्रश्न इसमें हम आपको बताएंगे उसका आप जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर कमेंट करने से और ये कैसा लगता है वो कमेंट के को जब आपके शिक्षक देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है और वो रेगुलर जो है क्लास के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपको यदि डेली 15 मिनट की शो चाहिए तो आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग यस सर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये केमिस्ट्री का जो 15 मिनट शो है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सेशन में लगातार बने रहिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, यदि बीपीएससी एईडीओ की आप तैयारी करते हैं इन्हीं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की, तो 8 तारीख से बैच आ रहा है। इन्हीं इसी 8 तारीख से साथियों जो है यानी 8 सितंबर से, ध्यान रखिएगा 8 सितंबर 2025 से आपको यह बैच आ रहा है। ऑफलाइन मोड में आ रहा है। किसमें आ रहा है भाई? तो ये ऑफलाइन मोड में आ रहा है। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं हमारे नया टोला वाला सेंटर। आप सबको पता है हम लोगों का एक सेंटर जो है आपको नया टोला पटना में हम लोग का एक सेंटर है। ये नया टोला वाले सेंटर पे आ रहा है और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप पटना से बाहर है और इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपया में एक कंप्लीट बैच मिलेगा। और ये बैच साथियों जो है 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से भाई? तो ये 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये बिल्कुल टारगेट बैच है और इसमें ऑल फीचर्स जो आपको दिख रहा है, ये ऑल फीचर्स जो है ये आपको मात्र 999 रुपया में मिलेगा। चलिए साथियों, प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं। आप लोग लगातार आंसर कमेंट करते जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न आपका यहां से कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सह संयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के सह संयोजन होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन से बनता है। इस प्रकार की दोनों पूरी तरीके से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर लेता है। यानी इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन जो है आपस में साझेदारी करने का काम करता है, आपस में साथियों पार्टनरशिप करने का काम करता है, ताकि उसका बाह्यतम कोष जो है, यानी बाह्यतम का मतलब क्या होता है? बाहरी होता है, ताकि उसका बाहरी कोष जो है वो पूरा हो जाए, ताकि उसका बाहरी कोष साथियों जो है बाहरी कक्षा जो है वह पूर्ण हो जाए। इसलिए दो तत्व क्या करता है? आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा, यानी विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह से लगातार आप लोग को भी आंसर पता हो तो हमारे जवाब देने से पहले साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिए, और यदि नहीं जानते तो जब मैं बता देता हूं इसके बाद ही सही, लेकिन आप लोग आंसर कमेंट जरूर करिए। और ये 15 मिनट की शो आपको कैसा लगता है साथियों आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लैक्टिक अम्ल जो है एक क्या है? क्या ये 2 कार्बन अणु से जुड़ा होता है? 3 कार्बन अणु, 4 और 5। याद रखिएगा, ये लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता जानते हैं? ये लैक्टिक एसिड साथियों जो है दूध में पाया जाता है या दही में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध और दही में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दूध और दही में जो है ये आपको लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और इसमें कार्बन का कितना मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है? तो इसमें कार्बन का 3 अणु जो है ये आपस में जुड़कर जो है लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। लैक्टिक एसिड साथियों इस तरीके से इसका फॉर्मूला जो है ये आपको लिखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो आपको कार्बोजेलिक एसिड होता है, इसी कार्बोजेलिक एसिड को जो है लैक्टिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 कार्बन अणु से जो है आपस में जुड़ा रहता है, यानी साथियों आपका आंसर विकल्प बी हो जाएगा। और आप ये कमेंट करके बताइएगा, यदि एग्जाम में सवाल पूछ देगा कि लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड साथियों जो है दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। क्लियर हो गया? अगला आपका है कि दिए गए तत्वों के धात्विक लक्षणों का सही क्रम क्या होगा? अब यहां पर देखिए धात्विक लक्षण के बारे में बताना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, यानी साथियों वर्ग प्रथम का जो है ये तमाम तत्व आपको दिख रहा है। इसमें आप नियम याद रखिएगा, इसमें नियम को ध्यान में रखना है कि एक नियम होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? धात्विक गुण जो है बढ़ता है।
धात्विक गुण बढ़ता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक लक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साथियों जो है धात्विक गुण बढ़ता है, इन्हें धात्विक लक्षण पर जो है पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अब यदि वर्ग में ऊपर से नीचे में बात करेंगे तो सबसे ऊपर आपका लिथियम है, फिर आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसका मतलब है इस तरीके से आप जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरीके से धात्विक गुण बढ़ेगा। अब इसके सीक्वेंस में कौन है, तो देखिए सबसे पहले यहां लिथियम है और इस सोडियम से ज्यादा अभिक्रिया दिखा दिया, इसका मतलब ये गलत है। सोडियम से ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम और पोटेशियम से ज्यादा जो है ये आपका रुबिडियम है और यहां पर लिथियम दे दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो पहले आपका लिथियम होगा, उससे ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, इससे ज्यादा रुबिडियम और उससे भी ज्यादा सीजियम और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, तो आपका फ्रांसियम हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया भाई, तो आपका आंसर विकल्प सी हो गया, यानी विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बाबू, तो याद रखिएगा नियम कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। क्लियर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सीसा का अयस्क है। सीसा का प्रमुख अयस्क जानते कौन सा है, तो ये गैलेना। इसका फॉर्मूला साथियों पीबीएस होता है, ध्यान रखिएगा। ये पीबीएस साथियों जो है ये सीसा का सबसे प्रमुख अयस्क होता है। तो कभी आपको सीसा के बारे में, कभी आपको पारा के बारे में पूछता है, तो याद रखिएगा जो पारा का अयस्क है जो एग्जाम में पूछा जाए वो आपका एचजीएस होता है, जिसको आप सीने बार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मेरे दोस्त, याद रखिएगा जो पारा का प्रमुख अयस्क है वो आपका सीने बार है। कभी पारा के बारे में, कभी सीसा के बारे में, क्योंकि ये सब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यदि आपसे पारा के बारे में पूछा जाएगा तो सीने बार हो जाएगा, और यदि सीसा के बारे में पूछा जाएगा तो गैलेना हो जाएगा। ये दोनों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप है। यदि कार्बन के अपरूप की बात किया जाता है तो कार्बन के अपरूप में 3 नाम फेमस है। कौन कौन भाई, तो एक का नाम आपका हीरा है, दूसरा का नाम क्या है भाई, ग्रेफाइट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कार्बन के प्रमुख अपरूप में कौन कौन आता है, तो हीरा, ग्रेफाइट और एक नाम आपका जो है वो आपका फुलेरिन है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये 3 नाम है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो आपका आंसर जिप्सम, चौक, चूना और ग्रेफाइट, यानी आपका आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये क्या है, तो ये कार्बन का सबसे प्रमुख अपरूप की श्रेणी में आता है। कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कभी ऑप्शन में हीरा रहता है, कभी ग्रेफाइट, कभी फुलेरिन रहता है। इसके अलावे भी याद रखिएगा एक और नाम आता है जो नाम आपका ग्राफीन है या ग्राफीन है। एक और नाम आता है, इसमें ग्राफीन का नाम आता है, लेकिन 2 तो बहुत ज्यादा फेमस है, एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। अगला आपका है कि मेटास्टेटिक हड्डी में कैंसर के इलाज के लिए किस विकिरण समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें साथियों जो है एस्ट्रोटियम का प्रयोग किया जाता है, SR89 का प्रयोग किया जाता है। तो एस्ट्रोटियम हो जाएगा आपका आंसर साथियों, विकल्प सी हो जाएगा। याद रखिएगा एस्ट्रोटियम जो है आपका 89 का प्रयोग जो है किया जाता है हड्डी के कैंसर के इलाज में। क्लियर। यदि कार्बन 14 के बारे में बात करेगा तो ध्यान रखिएगा कार्बन 14 का उपयोग कहां होता है, तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 का उपयोग कहां किया जाता है, तो उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग कहां किया जाता है, तो घेघा रोग के इलाज में किया जाता है। घेघा रोग के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों घेघा रोग के इलाज में जो है आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर साथियों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक उत्कृष्ट गैस है। एक नोवेल गैस के बारे में आपसे पूछता है कि इनमें से कौन ऐसा है जो आपका इनर्ट गैस है, कौन ऐसा है जो आपका इनर्ट गैस है। इस इनर्ट गैस के बारे में, नोवेल गैस के बारे में साथियों पूछा है। जल्दी आंसर कमेंट करिएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और हीलियम, ये बिल्कुल नहीं होगा, आपका आंसर हीलियम हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको इनर्ट गैस में बताया है इनर्ट गैस के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन। बिना बातचीत किए यह 15 मिनट में आपको कम से कम जो है 15 या 45, क्योंकि एक सवाल के संदर्भ में कम से कम 3 क्वेश्चन आप जरूर सीख
सीखते हैं। तो आप ये टारगेट बनाइए कि इस 15 मिनट में जो है कम से कम 30 से 35 40 सवाल जो है आप सीख कर जाइए कम से कम, ताकि आपका काफी कम समय मैक्सिमम रिवीजन होगा। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एईडीओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शिक्षा विकास पदाधिकारी में ये सवाल पूछेगा। ये बीपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा की बात करिएगा, एईडीओ की परीक्षा की बात करिएगा, शिक्षक भर्ती की बात करिएगा, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, भारतवर्ष के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये तमाम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आप सबको इस 15 मिनट में रिवीजन करना चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सेशन जो है रामबाण साबित होगा। अगला है कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक कौन सा है। मैग्नीशियम का साथियों सिंबल क्या होता है, तो आपका Mg होता है, जो कि विकल्प ए में है। Mn की बात करेंगे तो ये जानते हैं, ये आपका मैग्नीज का सिंबल है। ये किसका भाई, तो ये मैग्नीज का सिंबल है। Ag की बात करेंगे, ये सिल्वर अर्थात चांदी का संकेत है। और Na की बात करेगा तो ये किसका हो जाएगा, तो ये आपका सोडियम का हो जाएगा। किसका भाई, सोडियम का Na, चांदी का Ag, मैग्नीज का Mn, मैग्नीशियम का Mg। याद रखिएगा, तो आंसर आपका क्या हो गया भाई, तो विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है। सबसे कम रिएक्टिव के बारे में आपसे पूछा है, ध्यान रखिएगा। नियोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इस ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर नियोन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नियोन जो है ये अक्रिय गैस है। नियोन अक्रिय गैस है, ये काफी कम रिएक्टिव होता है। क्योंकि सबसे कम के बारे में पूछा था, अर्थात इसमें जो भी अक्रिय गैस हो जाएगा, वही अक्रिय गैस जो है उसकी क्रियाशीलता काफी कम होती है, तभी तो अब लोगों ने उसका नाम अक्रिय या निष्क्रिय रखा है। इसलिए आपका आंसर क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण है। यदि आयनिक यौगिक की बात किया जाएगा तो यह यौगिक जब भी बनता है तो यह मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, यानी धातु एवं अधातु के बीच बनता है। और यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अर्थात यह कठिन है और आसानी से नहीं टूटता है। यह बिल्कुल सही है, यह हार्ड भी होता है। और ये आयनिक यौगिक का ये गुण है, ये कठिन होता है और आसानी से नहीं टूटता है। यानी आपका आयनिक यौगिक जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी उच्च होता है, ये आसानी से नहीं टूटता है। अगला, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है। या केरोसिन और पेट्रोलियम में विलाय घुलनशील होता है, यह बिल्कुल गलत है। यह जल में घुलकर विद्युत कुचालक होता है, यह भी क्या गलत है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, ये दोनों तो क्लियर है, गलत है, लेकिन आपको गुण के बारे में पूछ रहा था तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन कोई एक ही आंसर मारना है तो आप ये कह सकते हैं ये कठिन नहीं होता है और आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है, लेकिन यह बहुत हार्ड होता है। ऐसा नहीं, जैसे NaCl आयनिक यौगिक है लेकिन बहुत हार्ड थोड़ी होता है। वह तो सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक है, वो बुरादा क्रिस्टल होता है, बहुत हार्ड वो नहीं होता है। तो ये भी आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका गलनांक और क्वथनांक जो है ये काफी उच्च होता है। किसका, आयनिक यौगिक का, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। याद रखिएगा, ये जो है काफी जो है आयनिक यौगिक जो है काफी उच्च होता है, यानी इसको आसानी से तोड़ना संभव नहीं होता है। और ये जो है जल में घुलकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जबकि ये कुचालक लिखा था, ये गलत है। ये जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, इस बात को याद रखिएगा। जलीय अवस्था में जो है सुचालक होता है, जलीय अवस्था में ध्यान रखिएगा। जलीय अवस्था में क्या होता है, तो जलीय अवस्था में जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जलीय अवस्था में जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए, तो आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। सभी लोग इसी तरीके से एग्जाम में जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो इसी तरीके से आप आंसर कमेंट करिएगा। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन की प्रक्रिया जो है इसको थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्योंकि हीट के माध्यम से जो है कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, CaCO3 को जो है हीट किया जाता है, गर्म करके जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है। इसलिए इसे ध्यान रखिएगा, इसे थर्मल अपघटन की प्रतिक्रिया कहा जाता है।
अगला प्रश्न कहता है कि दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ के कणों में अपने आपस में मिलने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ का कण जो आपस में मिल जाता है उसको जानते हैं, उसको प्रसार कहा जाता है। मिलने के लिए किस शब्द का प्रसार का यूज किया जाता है, क्योंकि दो अलग अलग पदार्थ जब वो क्या होता है प्रसारित होता है तब वो आपस में कंबाइन कर जाता है, आपस में जो है मिल जाता है, इसलिए उसको प्रसार कहा जाता है। यानी आपका आंसर क्या, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ के कण के अपने आप में मिलने के लिए किस शब्द का, अपने आप जब वो मिल जाता है तब उसको प्रसार कहा जाता है, और जब उसको मिलाया जाता है तब उसको संलयन। जब दो पदार्थ को आप आपस में मिलाते हैं तब वो संलयन कहलाता है, और अपने आप मिलता है तो प्रसार। याद रखिएगा, अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलता है, अपने आप मिलता है तो उसको प्रसार कहा जाता है, और जब मिलाया जाता है, जब मिलाया जाता है तो याद रखिएगा जब मिलाया जाता है तब उसको जो है संलयन कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें CFC शामिल होता है। जो जितना भी आपका बातीय पेय होता है उस सब बातीय पेय में जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद रहता है। CFC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा कथन सही है। यह पानी, इथेनॉल और एसिटिन में घुलन, ये पानी में तो घुलनशील होता है लेकिन इथेनॉल एसिटिन में घुलनशील नहीं होता है। चलिए तो यह आपका गलत हो गया, लेकिन आपको सही खोजना था। इसमें सफेद धूमिल रंग और तीखी गैस होती है, बिल्कुल यह गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। चलिए तो आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बाकी आंसर आपका गलत लिखा हुआ है। अगला, पुरानी पुस्तकों के कागज में भूरे होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भूरे होने की प्रक्रिया जो है उसको फॉक्सिंग कहा जाता है। चलिए तो आपका आंसर विकल्प सी हो गया। क्लियर साथियों, फिर अगले क्लास में कल मिलिएगा और इस प्रश्नों को देखिएगा। हम आपको बता दें AUDO के लिए जो है 8 तारीख से, यानी 8 सितंबर से साथियों जो है ऑफलाइन बैच शुरू किया जा रहा है हमारे नया टोला वाला सेंटर पे, और ऑनलाइन बैच 3 सितंबर से ही शुरू हो रही है, आपको मात्र 999 रुपया में। तो यदि आप पटना से बाहर हैं तो आप ऑनलाइन बैच जरूर परचेज करिए, पटना में तो आप ऑफलाइन क्लास में आइए। इसके अलावा भी बहुत सारी टेस्ट हमारी ऑफलाइन सेंटर पे चलता है, नया टोला सेंटर पे आके साथियों जो है ऑफलाइन की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।